के इंसान त्यो रंगे टोपी लाके इंसान। ठाकुर जयराम राजाले खत्म हुई टोपी पहचान, जियो शाह बोला त्यो रंगे टोपी लाई सका इंसान, लाई सका इंसान। आतेनी मात्राले जितने भी मुख्यमंत्री बने तीने मुँह ना होती दाढ़ी, ना होती मुच्छा, ना होती मुच्छा, ते तसस राजी कोई नहीं थे पूछा, कोई नहीं थे पूछा। हमारे मुख्यमंत्री मुँह ले दाढ़ी तो आती नहीं, पर होती आशा मुच्छा, होती आशा मुच्छा। काम तो कराई करा, पर राजी बाजी भी पूछा, राजी बाजी भी पूछा। चूल्हा फ्री, सिलेंडर फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री और बैटरी लेके दुई देड़े बस वाले आने जानो फ्री, होरी देड़े क्या करा वो आदो और सब भारतीय जनता पार्टी और बाई दो, भारतीय जनता पार्टी और भाई और बहनों, हिमाचल होनी भारतीय जनता पार्टी रिपीट, भारतीय जनता पार्टी रिपीट। मेरी तुम हाथ जोड़ी कर अर्ज वोट देने भारतीय जनता पार्टी ले कंप्लीट, भारतीय जनता पार्टी ले कंप्लीट। हिमाचल प्रदेश वाले आते जितना भी मुख्यमंत्री बने तीन सभी मुख्यमंत्री का ठाकुर जयराम सोच आशा अलग प्रकार, सोच आशा अलग प्रकार। तीन सरकारों फायदो पूजो हर परिवार। ये पंक्ति के माध्यम में मैंने आपको कुछ बातें रखी, बाकी आप सब लोग समझकार हैं। हम चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और जिस प्रकार इन्होंने हर वर्ग के बारे में सोचा, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक निवेदन रहेगा कि हमारा वर्ग बहुत डोमिनेटेड वर्ग है, अभी तक इसमें बहुत कमियां है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि जैसे ही सरकार बनने के बाद हमारे वर्ग पर जो है कुछ विशेष ध्यान दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। कि जयराम जी को तो आप सभी ने बोला जय श्री राम। मैंने आपको नहीं कहा था कि आप जय श्री राम बोलिए, लेकिन हमारी ये संस्कृति है, हमारा ये धर्म है, हमारी ये श्रद्धा है और इसी श्रद्धा के कारण हमारा जो भारत है वो विश्व गुरु है, क्योंकि राम हमारे कण कण में बसते हैं। और इस धर्म ध्वजा को अगर सबसे ऊंचा उठाने का किसी ने काम किया है तो अनुसूचित जाति वर्ग ने किया है, अनुसूचित जनजाति वर्ग ने किया है। ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं कि मैं अनुसूचित जाति वर्ग के सम्मेलन में आया हूं इसलिए कह दूं कि धर्म ध्वजा को उठाने का काम अनुसूचित जाति वर्ग ने किया है। हमारे दो सबसे ज्यादा धार्मिक ग्रंथ हैं, एक रामायण और एक महाभारत। अगर हम देखेंगे तो महाभारत की जो रचना की वो वेद व्यास जी ने की। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में आप बात करते हैं तो वेद व्यास जी अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंध रखते हैं। अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की। वाल्मीकि जी अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। और अगर आप रामायण काल में देखेंगे तो आप पाएंगे वाल्मीकि जी एक गुरुकुल चलाया करते थे और उस गुरुकुल में भगवान श्री राम के दोनों बच्चे पढ़ा करते थे। तो मैं जब इतिहास को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि उस समय अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षा देने का अधिकार था। गुरुकुल यानी आज के परिप्रेक्ष्य की बात, स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की आप बात करेंगे तो उस समय अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति शिक्षा देते थे। और अगर आप रामायण काल की बात करेंगे तो भगवान श्री राम जी के साथ निषाद राज गुहा जी पढ़ा करते थे। निषाद जाति अनुसूचित जाति वर्ग में आती है। तो अगर आप उस समय की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को उस सतयुग में शिक्षा लेने का अधिकार भी प्राप्त था। और अगर आप रामायण के नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे एक अध्याय आता है जब भगवान श्री राम ने माता शबरी के जूठे बैर खाए थे। माता शबरी अनुसूचित जाति वर्ग से आती है। भगवान श्री राम जब उस समय खाने पीने का परहेज नहीं करते थे, वो माता शबरी के जूठे बैर खाते थे। तो ये प्रचलन कहां से शुरू हुआ, ये वर्ग बना कैसे, मैं ये समझ नहीं पाता हूं। लेकिन धीरे धीरे युग परिवर्तित हुआ, एक ऐसी व्यवस्था यहाँ पे बन गई जिसमें ये जो वर्ण है ये कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गया। हम कहाँ जन्म लेंगे तो जन्म आधारित व्यवस्था बन गई
और इस व्यवस्था में एक ऐसी व्यवस्था बन गई जिसमें राजा का बेटा राजा बनना शुरू हो गया। राजा का बेटा राजा बनता गया, चाहे वो योग्य है चाहे अयोग्य है, चाहे उसमें कोई योग्यता नहीं है, वही राजा बनेगा। और इस व्यवस्था का अगर सबसे ज्यादा किसी ने खामियाजा भुगता तो सबसे पहले अनुसूचित जाति वर्ग ने भुगता, उसके बाद सामान्य वर्ग ने भी भुगता। इस व्यवस्था को अगर परिवर्तित करने का या खत्म करने का किसी ने सबसे पहले बीड़ा उठाया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उठाया। उन्होंने संविधान की रचना की, संविधान में हम सब लोगों को बराबरी का हक दिया। लेकिन आज मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा, संविधान में बराबरी का हक देने से क्या हम बराबर हो गए? क्या हमें बराबरी का हक मिल गया? नहीं, हम बराबर नहीं हो पाए। व्यवस्थाएं वैसी ही रह गई, व्यवस्थाएं परिवर्तित हो गई, देश आजाद हो गया, रजवाड़ा शाही परिवर्तित हो गई। क्योंकि पहले रजवाड़ा शाही राजाओं को कहा करते थे, फिर रजवाड़ा शाही पॉलिटिक्स में आ गई, राजनीति में आ गई। आज के राजा मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होते हैं। रजवाड़ा शाही यहाँ पर आ गई, देश आजाद हो गया। इस देश में एक ही पार्टी ने राज किया और परिवारवाद ने राज किया। राजा का बेटा राजा बनता गया, एक ही परिवार के व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते गए। प्रदेश की बात करें, एक ही परिवार के व्यक्ति मुख्यमंत्री बनते गए, वही अध्यक्ष बनते गए। लेकिन अगर इस व्यवस्था को चुनौती देने का सही मायने में किसी ने काम किया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण गरीब घर का चाय वाला आदरणीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। एक मिस्त्री का बेटा, मजदूर का बेटा, साधारण गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति आदरणीय जयराम ठाकुर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। एक साधारण परिवार से निकला हुआ व्यक्ति आदरणीय नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। और एक अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति आदरणीय सुरेश कश्यप जी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष बनते हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कल को आपके बच्चे भी इस देश के प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने, विधायक बने, सांसद बने, तो आपको भारतीय जनता पार्टी का साथ देना पड़ेगा। अनुसूचित जाति वर्ग का सम्मेलन हो और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हम याद ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। देश आजाद हुआ, नेहरू जी इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने। वो प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने खुद को भारत रत्न दे दिया। आपने देखा होगा, हम संस्कारित व्यक्ति हैं, जैसे हमारा परिवार करता है, हमारे बुजुर्ग करते हैं, वही हम सीखते हैं, वही हमारे में गुण आ जाते हैं, वही हम आगे करते हैं। कांग्रेस में भी यही गुण आ गए। इंदिरा जी उसके बाद प्रधानमंत्री बनी, वो खुद प्रधानमंत्री और उन्होंने भी खुद को भारत रत्न दे दिया। कल्पना कीजिए कैसा दृश्य रहा होगा, खुद प्रधानमंत्री और खुद को भारत रत्न। यानी इस स्टेज से अगर मैं कहूं कि मैं सबसे महान व्यक्ति इस प्रदेश का हूं तो कैसा लगेगा। लेकिन बात यही नहीं रुकी। राजीव गांधी जी के मरणोपरांत 1 वर्ष के भीतर राजीव गांधी जी को भी भारत रत्न दे दिया गया। लेकिन इन्हें हम लोगों की याद सिर्फ वोट के लिए आती है। कांग्रेस पार्टी हमें सिर्फ वोट के लिए याद करती है, इन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की याद नहीं आई। 32 वर्ष लग गए, 32 वर्ष हमें इस देश में एक गैर कांग्रेसी सरकार का इंतजार करना पड़ा। 32 वर्षों के बाद जब एक गैर कांग्रेसी सरकार इस देश में आई, आदरणीय वीपी सिंह जी की सरकार, तो अटल जी के अनुमोदन के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया गया। अगर ये किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में एक 3 मूर्ति नामक एक स्थान है, वहां जब आप जाएंगे तो एक बहुत बड़ा आपको संग्रहालय मिलेगा। नेहरू जी से जुड़ी हुई हर चीज वहां पे आपको रखी मिलेगी। यहां तक के वो गुलाब का फूल जो नेहरू जी अपनी जेब पे लगा के फिरा करते थे, वो भी आपको वहां सुरक्षित मिलेगा। आप सफदरजंग रोड पे जाएंगे, वहां पे आपको इंदिरा जी का बहुत बड़ा संग्रहालय मिलेगा। उनसे जुड़ी हुई हर वस्तु आपको यहाँ वहां पे मिलेगी। लेकिन इस कांग्रेस को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की याद नहीं आई। मैं आपको बताना चाहूंगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक सहयोगी, उनसे जुड़ी हुई सारी वस्तुएं महाराष्ट्र में नागपुर से आगे चिंचोली नामक स्थान है,
वहां पर ले गया। अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों में सामर्थ्य की कमी होती है, उस समय तो और भी ज्यादा थी। उसने एक कच्चे कमरे में वो सारी वस्तुएं रख दी। वो वस्तुएं सड़ गई, गल गई। कांग्रेस को उन वस्तुओं की याद नहीं आई। जब महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनी, केंद्र में हमारी सरकार बनी, तो वहां पे 41 करोड़ की लागत से 11 एकड़ भूमि को अधिग्रहित किया गया और वहां पे एक भव्य स्मारक का निर्माण किया गया। उन वस्तुओं को दिल्ली ले जाया गया, उनकी केमिकल रिस्टोरिंग की गई। 500 के करीब वस्तुएं बच पाई और एक भव्य स्मारक का निर्माण अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बहुत ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी आगे जाना है, लेकिन मैं आपको 2-4 चीजें बताना चाहूंगा। जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 70 सालों में अनुसूचित जाति वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने दी है, वो आज तक हमें नहीं मिली। अगर मैं केंद्र की बात करूं तो केंद्र में पहले 2 या 3 से ज्यादा मंत्री कभी नहीं बनते थे। इस बार मोदी कैबिनेट में 12 अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मंत्री बनाया गया है। अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो 3 लोगों को हमारा जयराम जी की सरकार में प्रमुख स्थान दिया गया है। 6 हमारे चेयरमैन बनाए गए हैं और हमारे जो राज्यपाल हैं वो भी अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप जी, वो भी अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखते हैं। और इतिहास में पहली बार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आदरणीय जयराम जी की सरकार में, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का कुलपति अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति बना। और ये भी पहली बार हुआ कि किसी कुलपति को सीधे राज्यसभा भेजा गया तो वो भी अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति आदरणीय सिकंदर कुमार जी को भेजा गया है। ये अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किसी ने हमें दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। हमें याद रखना होगा, इस बार का चुनाव जो है वो साधारण चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव भ्रष्टाचार और राष्ट्रवाद के बीच की लड़ाई है। याद कीजिए वो समय जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहा करते थे आदरणीय राजीव गांधी जी कि मैं 100 रुपए ऊपर से भेजता हूं, नीचे 15 रुपए ही पहुंचते हैं, बीच से 85 रुपए गायब हो जाते हैं। वो 85 रुपए कहां जाते थे? वो कांग्रेस के नेताओं की जेब में जाते थे। आज मोदी जी अगर 100 रुपए ऊपर से भेजते हैं तो 100 रुपए ही आपको मिलते हैं। अगर ये कहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। जब मैं पिछले दिनों अभी दौरे पे था, सारी जगह घूम रहा था, अब तो कुछ पोस्टर्स मिट गए हैं, तो कांग्रेस को भी याद आई कि यहाँ भी जनता रहती है, तो उन्होंने बहुत सारी स्कीमें दीवारों पे लिखना शुरू कर दिया है। हमारी सरकार आएगी तो 10 दिन में ये कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो 5 दिन में ये कर देंगे। कहीं कहीं तो फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया है कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम 1500 रुपए दे देंगे, हम ऐसा कर देंगे। तो मेरे को एक छोटी सी बात याद आ गई। एक बार मंडियाली की बात है, मंडियाली तो सारे समझते ही होंगे क्योंकि मैं सुंदरनगर से हूँ। एक बारी 2 स्कार कर दे चली गए, तिने सांझा पार्टी करनी थी तो तिने बोले यार आज ना से मुर्गा मारना, बोले मुर्गा मारना तो मुर्गा मारने चले गए। मुर्गा सूझ गया, जी यही सूझ गया। एक शिकारी थोड़ा ज्यादा जोशीला था, तो जी यही मुर्गे ले गया। क्योंकि आगे एक डांग थी बड़ी बड़ी, वो 2 किलोमीटर गहरी डांग, मुर्गा ने डांग था थाले बढ़ गया, उसे डांग था थाले बढ़ गया, ऊपर सूझो नहीं। एक बड़ा लंबा यहाँ डाल था, कल्ला डाल, कोई टेहनियां नहीं थी, टेहनियां सब घास थी, बड़ा लंबा डाल। शिकारी जो सांझ था, सांझा पार्टी भी करनी थी, तो तीने बोले आज तो मैं मुर्गा मारी लेना। तीने क्या कहते ऐसे डाला पर चढ़ गया घास, जी यही डाला रे घास को, जैसे मुर्गा भगी गया। मुर्गा भगी गया, आज तीने थाले को देखा, तीने बोले वो 2 किलोमीटर डांग, ये तो मैं मरी जाना। वापस लगा देखता था थे कुछ नहीं, क्योंकि छटू तो थे ही नहीं, सीधी डाल थी। तीने बोले आज तो मैं मरी जाना। अब जी आसी मुसीबत अंदर हुए तो क्या करे, अपने देवते को याद करे। तीने भी अपने देवते को याद किया, वे देवा आज मैं जो बचाई ले, जी आज तुम्हें जो बचाई लेंगा तो मैं तीजो ना बकरा चढ़ा देना। पूजा स्कारी बोलो, बोले वो ये तो घाटे का सौदा हो गया, बोले आए रे मुर्गा मारते थे तू बकरियों फंस गया। पहला स्कारी बोला, बोले वारा बकरा चढ़ाना नहीं चढ़ाना था, बहादुरी गली बोले जानता बचाई लू। वो हालत इस कांग्रेस की हो गई है। आज कांग्रेस सिर्फ 2 स्टेटों में रह गई है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। वो जैसे बिन पानी की मछली तड़पती है वैसे सत्ता के लिए तड़प रही है और सत्ता प्राप्त करने के लिए झूठे वादे कर रही है।
उसको पता है कि उसने करना तो कुछ नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कहती है वो करती है और जो नहीं भी कहती है वो भी करती है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने सत्ता संभालते कभी नहीं कहा था कि मैं 125 यूनिट बिजली के फ्री करूंगा, इन्होंने किए। जयराम ठाकुर जी ने कभी नहीं कहा था मैं ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल माफ करूंगा, इन्होंने किया। कभी नहीं कहा था कि महिलाओं का किराया आधा करेंगे, वो किया। पेंशन लगाने का कभी वादा पहले नहीं किया था, वो भी किया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये देखती है कि जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसका जीवन कैसे अच्छा हो, उसको कैसे सुविधाएं मिले, ये गरीब की तरफ देखती है। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। और मैं इस मंच के माध्यम से जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। जब ये सरकार बनी तो हमने दृष्टि पत्र में ये कहा था कि जब ये सरकार बनेगी तो अनुसूचित जाति वर्ग के कुछ लोगों ने हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन दी थी कि कुछ SC/ST डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के छोटे छोटे ऋण हैं, कोई 50,000 का ऋण, कोई 60,000 का ऋण, वो बढ़कर 5 लाख 6 लाख हो गया है। और जो लोग 50,000 नहीं दे सकते वो 5 या 6 लाख रुपए कैसे देंगे? तो कृपया इन ऋणों को माफ किया जाए। हमने दृष्टि पत्र में चीज डाली थी और आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने उस बात को माना और आज 12,000 लोगों को इसका फायदा हुआ है और उनके सारे ऋण माफ कर दिए गए। आदरणीय जयराम ठाकुर जी की कृपा से मैं एक्सटेंडेड कोर ग्रुप का भारतीय जनता पार्टी का मेंबर भी हूँ। इस बार जब हम बहुत सारे क्षेत्रों में घूम रहे थे तो हमारे कुछ वाल्मीकि समाज के ऐसे बंधु हैं जो सेवा कार्य करने के लिए यहाँ बसाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, और वो शहरी क्षेत्र में रहते हैं। उनके छोटे छोटे कब्जे हैं, कोई 2 विस्बे पे, 2.5 विस्बे पे, 1.5 विस्बे पे, उन्होंने वहां मकान बना लिए हैं। और अब उनको ये डर सता रहा है कि कभी भी अगर उनकी कंप्लेंट होगी तो उनका मकान तोड़ दिया जाएगा। वैसे भी सरकार की ऐसी पॉलिसी थी कि लैंडलेस लोगों को 2 विस्बे का जमीन दी जाएगी। तो हमने जयराम जी के सामने ये बात रखी, जयराम जी ने तुरंत ये बात मानी, एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी की रिकमेंडेशन हुई और कमेटी में ये भी पास कर दिया गया कैबिनेट के द्वारा कि 1974 से पहले, ये खैर कास्ट बेस पे न करते हुए ये गरीबी के बेस पे किया गया कि जो भी गरीब के अगर शहरी क्षेत्र में 1974 से पहले 2 विस्वा या उससे कम के कोई कब्जे हैं तो उनको नियमित कर दिया जाएगा। अगर ये काम भी किसी ने किया है तो आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने किया। इसके अलावा हमारे जो औजारों के लिए 1500 और 1800 रुपए मिलते थे अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को, वो भी इन्होंने बढ़ाकर 5,000 कर दिए हैं। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा सांकेतिक काम कि हर जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, कॉलेजों में जो लाइब्रेरी है, उसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे रख दिया जाएगा। इसकी भी सैद्धांतिक घोषणा भी हो गई है और इसका लागू भी इसको कर दिया गया है। तो ये काम अगर किसी ने किया है तो जयराम ठाकुर जी ने किया है। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, मुझे पता है कि 2022 में हम जीत रहे हैं, हम सत्ता में वापिस आ रहे हैं और ये भी निश्चित है आप लोगों का जोश बताता है। आप लोग जिस तरह से जयराम जी का स्वागत करते हैं कि जयराम जी एक बहुत बड़ी जीत यहाँ से हासिल करने वाले हैं, लेकिन फिर भी जयराम जी हमारे कोहिनूर हीरे हैं। पॉलिटिकली पूरे देश की जो नजर है उस राज पे टिकी रहती है। देखिए, मार्जिन इतना बड़ा होना चाहिए कि उस जीत की जो आवाज है वो सिर्फ राष्ट्र ही तक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी गूंजनी चाहिए। जीत एक तरफा होनी चाहिए। और खासकर मैं अनुसूचित जाति वर्ग के भाइयों से ये आह्वान करना चाहूंगा कि आप संकल्प लेके जाएं। जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, 80% आज लोग अनुसूचित जाति वर्ग के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन हमें 80% नहीं 100% वोट यहाँ चाहिए। इसलिए इस बार आज आप ये संकल्प लेके जाएं कि इस बार की जीत में ये निकलना चाहिए कि इस बार जयराम जी की जीत में अनुसूचित जाति वर्ग का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और पूरा का पूरा 100% जयराम जी को और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ा है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत यहाँ से दिलवाएंगे, 2 नारों के साथ मैं अपना संबोधन समाप्त करूंगा। जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।